इस वीडियो लेक्चर में हम आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन भी हम आपको अपलोड करेंगे और केमिस्ट्री के भी, मतलब साइंस के क्वेश्चन भी हम आपको अपलोड करेंगे। अगर आप अभी 10th में हैं या फिर 11 12th में हैं तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं UBTER की वेबसाइट पे जाके, और ऑफलाइन भी आप जितने भी उत्तराखंड में गवर्नमेंट संस्थान है, पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहां पे जाके ऑफलाइन आप फॉर्म ले सकते हैं और उसको भर करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं और उसके बाद तैयारी तो हम आपको करवा ही रहे हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपका एम है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, IDD इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है, मेरे कॉलेज में ही हो, तो वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर उसका आगे है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, MOMSP उसको कहते हैं। तो इन सब में फ्यूचर है, अब बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आप 10th में है या 11 12th में, तो आप साथ साथ तैयारी करते रहिए। और जो क्वेश्चन पेपर हम पिछले साल का करवा रहे हैं 2019 का, उसको बहुत अच्छे से समझिए। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी से मिलते जुलते और क्वेश्चन आपको आसानी से फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, उसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी जब आप आने वाला एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट, हम आपको क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक करवा चुके हैं, 62 तक करवा चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 61 वाला क्वेश्चन मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण, आपके पास एक समीकरण दे रखी स्टूडेंट, समीकरण है x² प्लस 2 ब्रैकेट में k-4 और फिर x है, फिर 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करें कि इस समीकरण के मूल समान होंगे तो k का मान बताइए। क्या बताइए? k का मान बताइए। अगर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट, kx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसी प्रकार की है। ए की जगह कुछ नहीं है, a की जगह 1 है, x² का कोएफिशिएंट मतलब a, और b की जगह ये पूरा है, c की जगह 2k है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मूल समान है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है कि एक आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल समान होते हैं ना, मतलब इसके दो रूट होंगे, x के दो रूट होंगे, x की दो वैल्यूज होंगी अल्फा कॉमा अल्फा, मतलब दोनों रूट समान है, जैसे 2, 2। तो जब दोनों रूट किसी इक्वेशन के समान होते हैं तो उसमें b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, विविक्तकर फॉर्मूला कहलाता है। एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है रूट निकालने का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। ठीक है, तो जब रूट इक्वल होते हैं ना, तो ये जो रूट के अंदर का है ना, रूट के अंदर का b² माइनस 4ac ये 0 होगा। जब 0 होगा तो प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं रहता। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जब भी किसी समीकरण, कोई द्विघात समीकरण है, उसके रूट समान हो, तो ये याद रख लीजिए कि तब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, यहां पे क्योंकि हमें तो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और फिर ऑप्शन जब दे रखे होते हैं तो अब आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो जितना कैलकुलेशन कम होगी उतना बेटर है। फटाफट। तो जब दो रूट समान होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर। अब इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो यहां रख दीजिए। अब इसकी कंपेयर अगर इससे करेंगे, इस इक्वेशन कंपेयर अगर इससे करेंगे तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, x² कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर 1 मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा, x कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है 2 ब्रैकेट में k-4, ये है b।
सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ सी क्या है 2k है, तो 2k है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू यहां पे रख दीजिए और उसको 0 के बराबर रख दो। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2k माइनस 1 सॉरी k माइनस 4 का होल स्क्वायर, बी ये पूरा रख देना, उसको होल स्क्वायर कर दिया, -4 ए की जगह क्या है 1, सी की जगह क्या है 2k और बराबर 0 रख दो जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो और k का मान निकाल लो। तो k का किस मान, क्या मान होगा कि इसके रूट जब समान है तो k का मान बताओ। हाँ, इस इक्वेशन में जो k है उसका मान बताओ, तो k का मान, इसको सॉल्व करके k का मान निकल जाएगा। तो k का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, और ये जो k माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो, k माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 दूना 4 दूना 2 चौके 8 के 2ab, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, माइनस 4 एकम 4 और 4 दूना 8 के बराबर 0, ठीक है। और सॉल्व करो आगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4k स्क्वायर प्लस 16 अच्छा चलो 4k स्क्वायर का ऐसा ना करके आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 कॉमन ले लो भैया, है ना, क्या कर लो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो और 0 में भेज दो उसको, है ना, क्योंकि एक बार अंदर मल्टीप्लाई तो देखो 4 कॉमन बाहर ले लो जरा, हाँ 4 कॉमन आएगा अगर, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, 4 बाहर आ गया, यहां से 4 बाहर लेंगे तो माइनस का 4 दूना 2k रहेगा, है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, 4 तो गया भैया 0 में, 4 0 बटे 4 करेंगे 0, हाँ बचा क्या है k स्क्वायर, और इसको पहले लिखो 8 और 2 10, माइनस का 10k प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई k में, फैक्टर करो, फैक्टर करना आपको आना चाहिए, तो 16 के फैक्टर 8 गुना 16, 16 के फैक्टर क्या होंगे 16 8 गुना 2, ठीक है, और गुणा में 16 आना चाहिए और जोड़ने में -10 आना चाहिए, तो -8 गुणा -2 भी कर सकते हैं, तो -8 गुणा -2 16 होते हैं और जोड़ते हैं तो -10 आता है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर -8 और -2 होंगे, ठीक है। तो k स्क्वायर -8k और -2k, ये -10k के हमने फैक्टर कर दिए और प्लस आपका ये 16 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा इस पे देखो, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम आराम से कर रहे हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम में कम समय मिलता है तो थोड़ा स्पीड आपको तेज रखनी पड़ती है, ठीक है। और जहां पे शॉर्ट ट्रिक संभव है वहां जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक, और पेन जितना कम चलेगा, जितना जल्दी कैलकुलेशन होगा उतना बेटर रहेगा, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां से k कॉमन ले लो, बचा क्या अंदर k माइनस 8 बचा, ठीक है, यहां पे क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा k माइनस 8 बचेगा अंदर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के फैक्टर करने तो आते होंगे, k माइनस 8 यहां भी है और यहां भी, दोनों जगह है k माइनस 8, तो कॉमन ले लो, ठीक है, यहां से k माइनस 8 कॉमन ले क्या बचा k बचा, यहां से कॉमन ले यहां -2 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया k माइनस 8 और एक होगी k माइनस 2, तो एक बार एक दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना, तो k माइनस 8 बराबर 0 या फिर k माइनस 2 बराबर 0, है ना, एम्प्लाइज, तो k बराबर आपका एक 8 आ रहा है या फिर k बराबर आपका 2 आ रहा है, तो आंसर 8 और 2। तो स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर 8 एंड 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप घोला कर दीजिए आंसर सीट पे, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ, इसको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है, ऑप्शन आपके पास ये 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, सबसे सिंपल तरीका है कि भाई इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन से होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा के साथ हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इतना
ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको। हाँ, ऊपर है आपका ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे हो गया आपका साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन, देखिए साइन थीटा आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और 1, हाँ क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो 1 इन दोनों को मिला के तो 1 हुआ, अरे एक 1 ये है, तो 1 और 1 मिला के 2 हो गया। हाँ, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो है ही यहां नीचे, है ना। अब यहां पे 2 कॉमन ले लो, ऊपर अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा, है ना। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 बटे साइन थीटा 2, और साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। हाँ, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए को गोला कर दीजिए। जब भी आप गोला करेंगे एग्जाम में तो उस चीज का ध्यान रखें, गलत ना करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 है तो 63 के सामने का ऑप्शन नंबर ए गोला, गलती से 62 के सामने का कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, है ना। तो इस चीज का जरा आप प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। डमी आंसर सीट ला करके बुक सेलर से कहीं से, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे और वीडियो इस टाइप का आपको मिलता है तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मजे मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं यहां पे आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √3 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है इतना, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। हाँ, ये गिवन है, आपको इसका मान निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे निकालेंगे देखिए साइन थीटा पर कॉस थीटा √3 है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा ना, और इसका होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। और इसका होल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साथ साथ खोल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर करने पे, और इसका होल स्क्वायर करने पे 3 रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, है ना। और यहां क्या 1 को उधर ले जाओ तो माइनस का 1, 3 माइनस 1 2, तो ये 2 साइन थीटा इधर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, ये 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2 रहेगा। ओके, और इस 2 को भी बटे में ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। 2 बटे में जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया जी, ठीक है। अब आपको टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। अब इसको कैसे निकाल, देखिए अब देखो, इसको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दो इसको, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, हाँ इसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है ना, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, आगे बढ़ाओ, एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है, क्या निकला हमारा 1 निकला है ना, तो इसकी जगह 1 रख सकते हैं, 1 रख दिए, 1 अपॉन 1 1 होता है, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन लगातार आगे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65, एक टावर की छाया 15 मीटर है। देखो जो भी ये टावर और छाया इस टाइप से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इसमें पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, चित्र, ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक टावर की छाया, देखो एक टावर आपको पता ही है भाई, टावर ऐसा रहता है, कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसे 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 रहता है खड़ा, ठीक है ना। अब ये टावर है, ये क्या है, टावर है, ए से लेकर बी तक एक टावर खड़ा है, टावर, ठीक है। अब इस जब मान सूर्य इधर है सूर्य, तो इधर से जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसकी छाया इधर बनती है, किधर बनती है, इधर बनती है जमीन पे, ठीक है। तो मान लीजिए जब सूर्य का उन्नयन कोण, हाँ, जब यहां से होता है उन्नयन कोण ये वाला, हाँ, जब यहां से देखने पे सूर्य जब दिखाई देता है, यहां पे अगर सूर्य चमक रहा है, ठीक है, यहां पे सूर्य चमक रहा है, तो यहां से उन्नयन कोण, हाँ, टावर की छाया 15, देखो जब सूर्य यहां पे चमक रहा होता है ना, तो इसकी छाया ऐसे पड़ती, तो ये इसकी छाया हो गई, ठीक है। बी से लेकर सी तक जो है इसकी छाया हो गई, और ये छाया दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 15 मीटर दे रखी, ठीक है। और वो तब है जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री होता है जब यहां सूर्य चमक रहा होता है ना, 30 डिग्री, हाँ, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और छाया की लंबाई क्या है, छाया की लंबाई क्या है, यदि टावर तो उतना ही होगा भैया, है ना, टावर उतना ही होगा, लेकिन अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, ये बी और ये ए और ये सी, ठीक है, उसी को जब मान लीजिए सूर्य थोड़ा और ऊपर चला गया, है ना, और ऊपर चला गया, तो फिर जो है थोड़ा एंगल बढ़ जाएगा, हाँ, छाया छोटी हो जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा, हाँ। तो जब एंगल बढ़ जाएगा तो छाया छोटी हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि छाया की लंबाई क्या होगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से पहले टावर की लेंथ निकाल लेंगे अगर आप, तो काम हो जाएगा, क्योंकि टावर की लेंथ यहां और यहां सेम होगी, टावर तो एक ही है ना। सूर्य शिफ्ट हुआ है, पहले नीचे था सूर्य, तब थोड़ा ऊपर आया, तो और पास, मतलब छाया छोटी, जैसे जैसे सूर्य सर के ऊपर आता छाया छोटी होती जाती ना, ये पता है आपको। पहले पूरब में अगर सूर्य निकल रहा है, तो इस साइड को सूर्य निकल रहा है तो छाया हमारी उधर साइड बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य ऐसे ऐसे ऊपर आता है, सर के ऊपर आता है, तो छाया छोटी होती जाती है, जब इधर जाता है तो छाया फिर इधर की तरफ आती है ना, तो पता ही। तो जब सूर्य नीचे था थोड़ा सा, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो छाया की लंबाई 15 मीटर थी। सूर्य ऊपर चला गया तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा छाया छोटी होती जाएगी, छाया छोटी होती जाएगी। तो छाया, ये जो छोटी छाया है उसकी लंबाई बतानी है। टावर की लंबाई तो सेम रहेगी दोनों की, है ना, टावर की लंबाई तो सेम रहेगी। अब टावर की लंबाई टी, तो इस वाले एंगल से पहले टावर की लंबाई निकाल लो भैया। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ये लंब है, ये आधार एक कर्ण है, ठीक है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री है, इज इक्वल टू लंब मतलब टावर मतलब ए बी, हाँ, ए बी, ए से लेकर बी तक, ठीक है जी। और आधार कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ो, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इज इक्वल टू ए बी बटे 15, ठीक है। अब यहां से ए बी बराबर क्या हो गया, 15 उधर ले जाओ, तो 15/√3 हो गया जी, 15/√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था ना, तो ये मीटर हो गया, हाँ? तो टावर की लंबाई आ गई भैया, कितनी आ गई टावर की लंबाई, 15/√3 आ गई, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अब दूसरे ट्रेंगल की हेल्प से आप क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कौन है, थीटा की जगह यहाँ पे 30 था, यहाँ 60, अभी इस पे लगाओ tan 60 डिग्री का मान, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पे लगाओ लंब बटे आधार, लंब कितना, अब लंब आपको मिल गया टावर 15/√3,
√3। आधार, आधार आपको निकालना है भैया, क्या निकालना है? आधार निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, एम्प्लाइज 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 15/√3 को आप इसे लिख सकते हैं 15/x√3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, हाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, या फिर चलो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। x और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर से रूट हट जाता है, 3 बचेगा, तो 3x हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहां पर 3x हो गया, और इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा? x मतलब छाया की लंबाई, जब 60 डिग्री यूनियन कोण हुआ, हाँ तो 3 बटे में जाएगा 15/3, 3 पंजे 15, 5 मीटर आंसर, ठीक है। यहां 15 मीटर थी छाया की लंबाई, अब 5 मीटर हो गई, क्योंकि सूर्य ऊपर आ गया थोड़ा, ठीक है ना। जैसे जैसे सूर्य सर पे आता है छाया की लंबाई कम होती जाती है ना, ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है, ओके गुड। और कोई दिक्कत अगर क्वेश्चन में समझने में आपको हो रही स्टूडेंट, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, हम एक एक कमेंट का आपका रिप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है, तब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ देखिए, यहां पे कह रहा है कि ए जो है, ए बी सी 3 इंसान है, 3 आदमी है, ठीक है, हैवान नहीं है, इंसान है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, कितने दिन में? 8 दिन में, डे लिख देते, 8 डे है। और बी उसी काम को 10 दिन में, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग होती ना भाई, और 20 दिन में। सी उसी काम को 20 दिन में, भाई किसी के अंदर कैपेसिटी है तो वो जल्दी निपटा देता 8 दिन में, इसकी कैपेसिटी थोड़ा कम है तो ये 10 दिन में, इसकी और कम कैपेसिटी 20 दिन में निपटाता उस काम को, इस सेम काम को, ठीक है। तो अगर ए एक काम को 8 दिन में निपटाता है, तो एक दिन में कितना काम निपटाएगा ए? एक दिन में कितना निपटाएगा ए? जो है एक दिन में कितना निपटाएगा बताओ? हाँ बताओ भाई, ए किसी काम को 8 दिन में निपटाता है, तो एक दिन में वो ए बंदा, ए नाम का आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? हाँ कितना काम निपटाएगा? तो जो जिस काम को 8 दिन में निपटाता है कोई आदमी, तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 8वां हिस्सा करेगा ना, 1/8 भाग। हाँ भाई ऐसा है कि ये एरिया है, हाँ इस एरिया में ये पूरा, हाँ इसको 4 भागों में बांट लीजिए। हाँ तो ये जो एरिया है, इस खेत, ये पूरा खेत है, हाँ इसको जोतना है, तो ए जो है इस खेत को 4 दिन में जोतता है, इस खेत को 4 दिन में जोतता है, तो एक दिन में कितना जोतेगा? एक दिन में कितना जोड़ेगा? तो 1/4 भाग, मतलब एक भाई एक दिन में इसको जोतेगा, एक दिन में इसको, एक दिन में इसको, एक दिन में इसको, चारों को पूरा जोत लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में वो इतना जोतेगा, और इतना पार्ट जो होता है 1/4, 1/4 होता है पूरे का, ठीक है। बस इसीलिए ऐसे किया हमने भाई, सिंपल सी बात है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में वो 1/8 करता है, इसको बटे में ले जाओ बस कुल मिला के, ठीक है। ऐसे ही आप बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में बी उस काम का कितना हिस्सा करेगा? 1/10 करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से सी जो है एक दिन में कितना करेगा? 1/20 भाग करेगा उसका, है ना। तो एक दिन में ए इतना करता है, 1/8वां हिस्सा करता है, बी 1/10वां हिस्सा करता है, सी 1/20वां हिस्सा करता है, सेम काम एक ही है, हाँ? तो एक दिन में किया गया कुल कार्य तीनों के द्वारा, एक दिन में तीनों के द्वारा, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? भाई एक इतना करता है, बी इतना करता है, सी, तो सारे सबको जोड़ दो, 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। मतलब एक दिन में एबीसी द्वारा किया गया कार्य एक दिन में, हाँ इतना हिस्सा ये करता है, इतना एक दिन में तीनों को जोड़ दो, एक दिन में तीनों द्वारा किया गया कार्य इतना है, हाँ कितना है? अब इसका मैं भैया ऐसा है, हर बराबर होने चाहिए, तो 8 5 40, हाँ तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 का करना पड़ेगा 40 लाने के लिए नीचे, यहाँ 4 का करना पड़ेगा, यहाँ 4 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे सेम आएगा 40, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? 5 कम 5 प्लस 4 कम 4 प्लस 2 कम 2, ठीक है। 5 और 4 9 और 2 11, 11/40,
11/40 भाग, एक दिन में ये पूरे काम का 11/40वां हिस्सा करते हैं। तो एक भाग कितने दिन में करेंगे? एक भाग मतलब पूरा काम। हाँ, एक दिन में 1/40 भाग, तो एक भाग जब यहां एक बचेगा तो ये 11/40 इसके बटे में जाएगा और ये हो जाएगा 1/11/40। यहां एक भाग मतलब पूरा काम, तीनों मिलके कितने दिन में, तो 1/11/40 को बटे में ले जाओ और ये बटे वाले को मल्टीप्लाई में जब ले जाते तो उल्टा हो जाता है, आपको पता होना। तो 40/11, बस 40/11 दिन में पूरा करेंगे। वो तीनों मिलके उस काम को 40/11 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन में है क्या 40/11? कहीं नहीं है। तो इसमें 11 तियां 33, 11 तियां 3 बार 11 तियां 33 और बचे 7, तो 7/11, तो 3 सही 7/11 दिन। ये तो ऑप्शन है भैया, है ना, ये ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही, 3 से 7/11 दिन में। अब इसको हम आपको शॉर्टकट तरीके से भी बता देते हैं, ठीक है? किससे? शॉर्टकट तरीके से भी बता देते हैं। देखिए ऐसा है, आप क्या करेंगे, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रखा है, आप क्या करेंगे कि ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 20 दिन में करता है, ठीक है? तो एक दिन में तीनों द्वारा किया गया कार्य क्या करें, ये जो दे रखे ना उनको 1/8, जो भी दे रखा होगा दिन, उसको 1/8 1 जो भी होगा वो सब कर देना, 1/8 + 1/10 + 1/20। ओके, ठीक है? और इसका एलसीएम लेकर के आपको क्या मिला? 11/40 भाग, ठीक है? एक दिन में किया गया कार्य, जो भी दिन दे रखेंगे उनको 1/1/1 करके जोड़ देना, 11/40 भाग आ गया जैसे, है ना? तो पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर दें? जो 11/40 आया उसको उल्टा कर देना, बस 11/40 को 40/11 कर देना और ये हो जाएगा 3 सही 7/11 आंसर दिन, ठीक है? अब मान लीजिए इसकी जगह पे 10, 15, 30 है। हाँ, इसकी जगह पे 10 दिन है, इसकी जगह पे 15 दिन है, हाँ, और इसकी जगह पे 20 दिन ही, चलो इसकी जगह 20 ही दिन है, ठीक है? सॉरी 30 दिन कर दो, 30 कर दो, हाँ, इसकी जगह पे 30 दिन है, ठीक है? अगर ये बोला जाता है कि भैया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है? तो अभी क्या बताया मैंने, इसके अकॉर्डिंग करो, शॉर्टकट करना है तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग करो। कैसे करेंगे भाई? जितना भी दे रखा है दिन, ए का दिन कितना है? 10 है, तो उसको 1/10 कर दो, प्लस बी का दिन कितना है? 15, उसको 1/15 कर दो, प्लस सी का कितना है? 30 दिन, उसको 1/30 कर दो। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, हाँ, शॉर्टकट, जिससे कम समय में आप सॉल्व कर सको। इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 30 बन रहा है, 30 आएगा नीचे, 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे तो आ गया भैया 30, ठीक है? ऊपर आ गया 3 × 3 2 × 2 3 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये होगा 6 × 30 1/5, 1/5 एक दिन में किया गया काम 1/5, तो पूरा काम कितना दिन में? तो जो यहाँ पे दे रखा उसका उल्टा किया था ना, तो यहाँ पे 5, पूरा काम 5/1 कर दो, उल्टा कर दो उसको, तो 5 दिन हो गया, 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों मिलके 5 दिन में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है तो वो उठाइए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा ना? हाँ, नहीं होगा फिर भी तो कमेंट करिए, हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं आप बताइए, ठीक? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सरल सा तरीका स्टूडेंट कि सबसे पहले दिए गए दिनों को उल्टा करके जोड़ दो और फिर जो आएगा उसको फिर से उल्टा कर दो, वही आपका आंसर हो जाता है, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें त्रिभुज एबीसी आपके पास एक दे रखा है, आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये ए बी और सी, ठीक है? इन त्रिभुज के जो ये एंगल है ना, ये कोण, इसको एंगल ए बोलते हैं, इसको कोण बी बोलते हैं, इसको कोण सी बोलते हैं, ठीक है? कोण ए, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी दे रखा है
2:4:3, ठीक है। तो अगर ये रेशियो दे रखा है तो इसमें बोलना है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा तथा सबसे बड़ी भुजा क्रमशः कौन कौन सी है, सबसे छोटी भुजा इसमें से कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, ये बताना है। 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, उसमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये बताना है, ठीक है। अब स्टूडेंट एंगल से आपको पता चल जाता है, बी वाला 4 हिस्सा है, ए वाला 2 हिस्सा है और सी वाला 3 हिस्सा है। मतलब बी वाला जो है 4 हिस्सा है, 4K टाइप मान सकते हैं आप। ए वाला दो हिस्सा है और सी वाला 3 हिस्सा है, ठीक है। तो जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजाएं उतनी बड़ी होती है, जितना छोटा होगा भुजा उतनी छोटी होती है, ठीक है। सामने की भुजा ध्यान रखना। सबसे बड़ा एंगल यहां पे ये है, बी एंगल है, सबसे बड़ा बी एंगल है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल बी है तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी भैया? बड़ी भुजा हो जाएगी AC। बी के सामने भुजा AC है ना। और सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटा एंगल क्या है? ए है, इसके सामने की भुजा कौन सी? BC है। क्या है? BC है, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा BC और सबसे बड़ी भुजा AC। तो वो कह रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी भुजा क्रमशः, छोटी पहले बताना बड़ी बात में, हाँ, BC, तो इसका मतलब BC, AC, BC, AC या BC एंड AC। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तब अगर यहां पे आपको समझ में आ रहा है तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की गारंटी मेरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सुरक्षित जगह पे आ गए हैं। अब उसके बाद आपको अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना है और फिर जो हम फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स और सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स बताते हैं उसको पढ़ना है और आसानी से पास होगा। और पॉलिटेक्निक अगर फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका पास हो गया, मैथमेटिक्स क्लियर हो गई, तो समझो कि आपने पॉलिटेक्निक कर ली, समझो 99% कर ली। तब कोई टेंशन नहीं रहती क्योंकि आगे आप पास फिर हो जाते हैं, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69 कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दे रखा है ये यहां पे बना दिया हमने, उसमें O जो है वृत्त का केंद्र है, सर्किल का सेंटर है, एंड OAB मतलब जो बीच में होता है वो एंगल होता है, वो वाला एंगल जो है 50 डिग्री दे रखा है। तो BOD मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, ये सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये वाली डिस्टेंस भी r होगी, रेडियस, और ये भी रेडियस होगी, ये वाली डिस्टेंस भी r होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी, है ना। O से लेकर B तक की डिस्टेंस भी रेडियस है तो r होगी। तो r रेडियस। और एक चीज ध्यान रखना, जो दो भुजाएं अगर बराबर हैं त्रिभुज की, देखो ABO त्रिभुज है, ABO एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी, कोण भी बराबर होते हैं। दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इस BO के सामने का कोण 50 डिग्री है, तो OA के सामने का कोण क्या है, कोण B, ये भी 50 डिग्री होना चाहिए। फिर तो चलो लिख दो 50 डिग्री, क्योंकि R, ठीक है। R के सामने का भी 50, क्योंकि R के सामने का 50 है तो इस R के सामने का भी 50 होगा नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये वाला कोण कितना होगा भैया, AOB कितना होगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है जी, तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, और इन तीनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो 50 है 50, 100, 100 में और कितना जोड़ेंगे, 180, तो इसका मतलब ये 80 होगा। ये वाला कितना होगा, 80। लेकिन हमें ये वाला चाहिए, कौन सा, BOD चाहिए हमें। अब आपको पता है कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, हाँ इस टाइप से है ना, तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री का कोण होता है कि नहीं होता है, हाँ? तो ये सीधी लाइन है, इसके ये पूरा 180 है। अब इतना अगर 80 है तो इतना ये कितना होगा, हाँ 180 पूरा है, इतना 80 है तो ये कितना होगा, ये 100 होगा आंसर, बस
तो 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट विजुअल लेक्चर में हम आपको इससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम 69 पे पहुंचे हैं, 70 अभी तो 31 क्वेश्चन और बचे हैं 100 तक जाने में मैथमेटिक्स के, ठीक है। उसके बाद साइंस के भी हम आपको अपलोड करेंगे। स्पेशल साइंस के फिजिक्स के लेक्चर के वीडियो लेक्चर ही हम आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन, कुछ 25 केमिस्ट्री के आते हैं, 25 फिजिक्स के आते हैं, ठीक है। तो जो 25 केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री के लेक्चर से ही हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अदरवाइज और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। कहीं पे कोई समस्या आ रही तो जरूर पूछिएगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कब लास्ट डेट है, कोई जानकारी वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको जवाब देंगे। एक एक चीज का हम आपका हर हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम बता ही रहे हैं कैसे करेंगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है, कहां सेंटर होता है, कहां एडमिट कार्ड मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, आप सब पूछ सकते हैं। हमारे पास सब जानकारी रहती है क्योंकि हम उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद जब एडमिशन की बारी आएगी, काउंसलिंग की बारी आएगी तो उस समय भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। शर्त यह है कि आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है। जब भी अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ उसके बाद 3 साल पढ़ाई करना, तो आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, मतलब अपना माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। जब आप पैसे कमाते हैं तो आप अपनी सेवा कर पाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, अपने देश की सेवा कर पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।